अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमान, आपको अपने दोस्त अपने भाई तेब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं प्रॉपर एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता रहूँ, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। और इसी जो है सिलसिले में मैं रोज़ाना अपनी जो है वीडियोस बनाता रहता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे कि आपने जो है ओवरऑल आपने अगर मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, मुख्तलिफ़ लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ बच्चे जो हैं वो उनकी प्रॉब्लम ये है कि बस वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, देखते हैं कि जी वर्क परमिट है कहीं पर, वो किसी भी वर्क परमिट पे जाते हैं, किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, बस उन्हें कहते हैं जी अप्लाई करना, वो कहते हैं जी एप्लीकेशन दे दें। उन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। कंसल्टेंट को तो फ़ायदा है, जितने एप्लीकेंट्स आएंगे एटलीस्ट वो और कोई आपसे पैसे ले ना ले, वो आपका अप्लाई करवाए तो अपनी फ़ीस तो वो चार्ज करेगा, 10-20 हज़ार भी 30 हज़ार भी अगर आपको फ़ीस चार्ज करे, बेशक आपका वीज़ा आए ना आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने आपको जो है पैसे चार्ज करने हैं। प्लस जब आप वीज़ा जिस मुल्क अप्लाई करेंगे उसकी आप फ़ीस भी देंगे, तो ओवरऑल आपके पास अगर एजुकेशन होगी तो आप ये दोनों पैसे ज़ाया होने से बचा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं और आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, 90% पता है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाना या उसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट, फिर भी आप अप्लाई करते हैं तो एक तो आपकी एम्बेसी की फ़ीस ज़ाया हो जाती है। ठीक है, सेकेंडली आप जो कंसल्टेंट को फ़ीस देते हैं वो तो कभी रिफंडेबल नहीं है। इसलिए अपनी नॉलेज को हमेशा मेंटेन रखें। वर्क परमिट के हवाले से मेरी जो ज़ाती राय है, ज़ाती जो रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कोई वर्क परमिट की ऑप्शंस मुख्तलिफ लोगों के पास। 95% लोगों के पास जो कंसल्टेंसी उनके पास कोई वर्क परमिट अवेलेबल नहीं है। कुछ 5 से 6% लोग हैं जिनके पास प्रॉपर वर्क परमिट अवेलेबल है। अब अगर आपने कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको बताता है कि जी अगर वर्क परमिट आपको चाहिए या वर्क परमिट आपको जो है ओवरऑल आप वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं, और कोई भी कंसल्टेंट कहता है कि जी हाँ वर्क परमिट मेरे पास है, तो आपने जाके ये चीज़ें लाजमी जो हैं जाके सेलेक्ट करनी है। तो अगर आपको कोई भी ये बता रहा है कि जिसके पास वर्क परमिट मौजूद है, तो अब अगर आप उसके पास जाके अप्लाई करते हैं और पैसे देने से पहले आपने ये 3-4 चीज़ें देखनी है। कोई भी कंसल्टेंट जो मार्केट में है और वो ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास वर्क परमिट मौजूद है फलानी जगह का, लेट अस सपोज सऊदीया की अगर हम बात कर लेते हैं, सऊदीया में उसके पास जॉब्स मौजूद हैं, तो आपने सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करनी है कि आइदर उसके पास लाइसेंस नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ से वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। नंबर 1 ये आपने क्लेम करना है कि वो उसे पता करें। अगर आपसे छुपाता है नहीं बताता तो आप वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं देंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। नंबर 2, जो एम्प्लॉयर जो उसके पास जॉब्स हैं उस एम्प्लॉयर की डिटेल्स वो आपको बताए कि जी किस जगह पे जॉब है और वो कितने लोग रिक्रूट कर रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, पाकिस्तान ओवरसीज पोइपा एक आपकी फेडरेशन है, पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, इससे कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, एक प्राइवेट सतह पे एक ऑर्गेनाइजेशन है पर रिकग्नाइज। अगर ये पोइपा पे रजिस्टर्ड है और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पे ये रजिस्टर्ड है, देन इसके पास ये ऑप्शंस होंगी कि ये आपको कोई जॉब दे सके। लेकिन कोई कंसल्टेंट अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, देन आपकी भी फीस नहीं देते एज फार एज वर्क परमिट इज कंसर्न, जब तक वर्क परमिट का एक सिनेरियो है। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे कहीं जाना चाहते हैं तो विजिट वीज़ा में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से या पोइपा से ओवरऑल कोई भी रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि विजिट वीज़ा एक आपका पर्सनल एक मैटर होता है और वो आपको जो है खुद एम्बेसी में खुद अप्लाई करना पड़ता है या उनके ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता है। विजिट वीज़ा पे जाने के लिए आप मार्केट से क्या सर्विसेज ले सकते हैं, उसके लिए यही है कि आप किसी भी अगर ओवरऑल विजिट वीज़ा में आपका वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हो जाता है कि आपका केस सही से एम्बेसी में प्रेजेंट ना हुआ हो, उसके लिए आप किसी भी कंसल्टेंट की सर्विसेज ले सकते हैं। कंसल्टेंट भी जो है वो आपको सिर्फ फाइल तैयार करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, आपके ओवरऑल बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करने में आपकी हेल्प आउट करेगा। वीज़ा कंसल्टेंट के पास भी नहीं होता, आपने खाली अप्लाई करना है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल सीधी सी एग्जांपल है। लेट अस सपोज अगर आपने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करनी है, तो अगर आप खुद जाएंगे एप्लीकेशन देने के लिए किसी भी प्रोसीजर के लिए या किसी भी कोई भी चीज़ है, कोई भी आप हुक्म कोर्ट से लेना चाहते हैं, कुछ स्टे ऑर्डर है, एनीथिंग, तो आप कोर्ट में अगर खुद जाएंगे एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो आपका बेशक आपका मुद्दा ठीक भी हो पर वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप फेमिलियर नहीं होंगे प्रॉपरली किस चीज़ से, आपको वो स्टैट्स नहीं पता होंगे, आपको वो तरीकाकार नहीं पता होगा, एप्लीकेशन टाइप कैसे करनी है, केस प्रेजेंट कैसे करना है आपको नहीं पता होगा। लेकिन कोई वकील को अगर आप हायर करेंगे तो वो वकील जो है वो प्रेजेंट कर सकेगा। वकील सिर्फ क्या करेगा, आपकी फाइल तैयार करेगा, प्रेजेंट आपने खुद ही करना है, ये वो आपके बेहाफ पे जाके कर देगा। इसी तरह एम्बेसीज में भी जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा, तो उसके लिए एप्लीकेंट आप खुद हैं, आपको हर चीज़ खुद देनी है। लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा ख़राब है कि जी किसी कंसल्टेंट के पास होंगे, पता नहीं उनके पास मुल्कों के वीज़े पड़े होंगे, आप जाएंगे वो वीज़ा आपके हैंड ओवर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। विजिट वीज़ा में आपने एम्बेसी खुद अप्लाई करना होता है। हाँ, कंसल्टेंट की आप एडवाइस ले सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते, अगर करते भी हैं पढ़े लिखे लोग भी करते हैं वो गलत ही कर जाते हैं। या बैंक स्टेटमेंट में अगर उनका कोई बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का या बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है या चार्ट ACCA का बैकग्राउंड नहीं है, स्टैटिस्टिक्स से बैकग्राउंड नहीं है, तो वो बेसिकली गलत ही कर जाते हैं। अक्सर ऐसे वीज़ाज होते हैं यूके के, कनाडा के,
जो कि एप्लीकेंट जो है वो मेरिट पे होता है, लेकिन उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वाई वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है? इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसने प्रॉपरली जो है अपना केस फाइल नहीं किया होता। उसके लिए कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ जाती है बहुत सारी जगहों पे। उस पर भी कंसल्टेंट के अपने पास वीज़ा नहीं होता, कंसल्टेंट खाली आपको फाइल तैयार करके देता है, वो आप सबमिट करते हैं। एम्बेसी ने डिसाइड करना होता है कि अदर वीज़ा है या नहीं। और कंसल्टेंट डेफिनेटली जो आपको बोलते हैं डन बेस अगेन एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मार्क है कि कोई भी कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज फ्री क्यों दे रहा है आपको। एक अच्छा कंसल्टेंट होगा डेफिनेटली उसके पास वो टाइम ही नहीं होगा, और अगर वो टाइम देगा तो उसके पैसे चार्ज करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी डन बेस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना सही। उसमें ये होता है कि इन लोगों ने, अक्सर लोगों ने 100-150 लोगों की एप्लीकेशन लेके अप्लाई कर दिया होता है विजिट वीज़ा। उन्होंने कहा 150 में से एक तो लगेगा, जो लगेगा उसे डन बेस पे पैसे ले लेंगे। ये भी बिल्कुल गलत तरीकाकार है। इस सिनेरियो में भी आपके एटलीस्ट वो पैसे तो ज़ाया हो जाएंगे जो आपने एम्बेसी के अप्लाई की। एम्बेसी की फीस तो आपको देनी है, वो कंसल्टेंट अपनी जेब से तो नहीं देगा। हाँ, डन बेस अगर आपको बोले तो आप उसे बोले कि भाई जो एम्बेसी की फीस है वो भी आप खुद पे करें, वो कभी भी खुद पे नहीं करेगा। इसलिए आपने नॉलेज रखनी है, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। अक्सर लोगों के पास नॉलेज नहीं है। आप वर्क परमिट इस वक्त पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आप सऊदीया जा सकते हैं, सऊदीया में आपके पास ऑप्शन हैं, रोमानिया में ऑप्शन हैं, लेकिन वर्क परमिट यूके का, वर्क परमिट कनाडा का पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे आप विजिट वीज़ा के लिए जा सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द सलाह।